हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटे लेसन 11 कर रहे हैं। द रेबल ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके हमने परसों जो थी हमने इसकी बिगनिंग देखी थी कि 1857 का रिवोल्ट कैसे हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था। हमने देखा था कि किस तरीके से मंगल पांडे ने कॉटेजेस को यूज़ करने से मना कर दिया था और फिर जो था उसने लेफ्टिनेंट बाग को घायल कर दिया था, जिसके कारण उसे अरेस्ट कर लिया गया था और उसे जो था फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो वो 1857 की म्यूटनी का पहला शहीद था, पहला मार्टियर था। आज हम देखेंगे कि 1857 का रिवोल्ट हुआ क्या था, क्यों हुआ था। तो बेटे रिवोल्ट के हम कॉजेज़ जो हैं इसको हम 5-6 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। दैट इज़ पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशल कॉजेज़, रिलीजियस, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कॉजेज़। तो आज के टॉपिक में हम इन्हीं कॉजेज़ को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें से अगर ये आपको कॉजेज़ अच्छे से समझ आ जाते हैं तो आपको ये म्यूटनी को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले बेटे हम पॉलिटिकल कॉजेज़ देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौज़ी की एनेक्सेशन पॉलिसी और लॉर्ड वेल्ज़ली का सब्सिडरी अलायंस। तो हम इन सब को अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले था डलहौज़ी और वेल्ज़ली की विस्तारवादी नीति। बेटे ये दोनों जो थे भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो वेल्ज़ली का जो टाइम पीरियड था वो 1798 से 1805 था। तो वेल्ज़ली जो था, लॉर्ड वेल्ज़ली, ये जो है लॉर्ड वेल्ज़ली हैं, ये अपनी सब्सिडरी अलायंस के लिए जो है बहुत फेमस है। अब ये सब्सिडरी अलायंस, ये सहायक व्यवस्था क्या थी, इसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटे ये दोनों जो थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर को जो था फैलाना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों ने ना भारत को हड़पने के लिए हर गलत सही तरीके अपनाए। कभी उन्होंने लड़ाइयों का जो था सहारा लिया, तो कभी उन्होंने चालाकी की, क्लेवरनेस दिखाई। तो ऐसी ही एक क्लेवरनेस, इनकी क्लेवर पॉलिसी थी लॉर्ड वेल्ज़ली की, दैट इज़ सहायक संधि। इस संधि में क्या कहा गया था, इसे लॉर्ड वेल्ज़ली ने, इसका नाम अच्छे से याद रखना कि ये पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस की गई थी और किसने की थी। ये 1 मार्क में काफ़ी आता है क्वेश्चन। तो ये जो एक ट्रीटी हुआ करती थी, इसको हम सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। ये ट्रीटी जो थी ब्रिटिशर्स भारतीय राजाओं के साथ करते थे और वो इसकी कुछ कंडीशंस हुआ करती थी। वो कंडीशन क्या थी, यानी कि उनकी तरफ ये दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे भारतीय राजाओं के प्रति और उनको ये जो थे श्योरिटी देते थे कि अगर उनके राज्य के ऊपर कोई बाहरी अटैक होता है, यानी कोई दूसरा राज्य अटैक कर देता है या स्टेट के अंदर ही लोग अपने राजा के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सारी सिरदर्दी जो सॉल्व करेंगे वो ब्रिटिशर्स करेंगे। यानी कि बाहर वाले राजा से वही निपटेंगे और अगर देश के अंदर रिवोल्ट हो जाता है तो वो भी जो है ब्रिटिशर्स ही उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन इसके बदले में भारतीय राजाओं को इन अंग्रेज़ों की कुछ शर्तों को एक्सेप्ट करना होगा। वो शर्तें क्या थी? नंबर 1, राजा को अपने स्वयं की सेना नहीं रख सकता था, यानी कि उसे अपने खर्चे पर एक ब्रिटिश आर्मी रखनी होती थी, ठीक है। और उसका सारा जो एक्सपेंडिचर था, सारा खर्चा था, वो राजा ही उठाता था और अंग्रेज़ों की आज्ञा के बिना, उनकी परमिशन लिए बिना वो किसी भी दूसरे राज्य से युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे। तो द किंग्स कैनॉट मेंटेन देयर ओन आर्मी, अपनी आर्मी नहीं रख सकते। द आर्मी ऑफ द ब्रिटिशर्स विल बी स्टेशन इन द एरिया ऑफ द किंग. All the expenses of this army will be borne by the king. Without the permission of the British, the king cannot make any war or any treaty with anyone. तो देखो यहाँ अंग्रेज़ कितनी चालाकी दिखा रहे हैं
उनकी भारत में जो है राजा के खर्चे पर अपनी सेना तैयार हो गई। उनको एक भी पैसा नहीं लगा और उनकी सेना भी तैयार हो गई और वो राजा जो था वो भी उनके अंडर हो गया। ठीक है, तो ये पॉलिसी जो थी पहले शुरू में तो भारतीय शासकों को समझ में नहीं आई। उन्होंने जोश जोश में कर ली कि इसमें क्या हो गया, हमारे राज्य की रक्षा तो अंग्रेज़ करेंगे। लेकिन बाद में उन्हें बहुत अफसोस हुआ, उन्हें पता चला कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी है और इनडायरेक्टली जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर हो चुके हैं। ऐसे ही लॉर्ड डलहौज़ी ने एक एनेक्सेशन पॉलिसी जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी। ये लॉर्ड डलहौज़ी है जो कि 1848 में भारत में आया था और 1856 तक इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को संभाला था। तो इसने एनेक्सेशन की पॉलिसी यानी लेप्स की नीति जो थी इसने इंट्रोड्यूस की थी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी राजा का कोई पुत्र नहीं है तो उसे कोई भी पुत्र अडॉप्ट करने का राइट नहीं होगा, और जब राजा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है उसके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया जाएगा, उसको मिला लिया जाएगा। इसलिए इस पॉलिसी को विले की नीति या लेप्स की पॉलिसी भी कहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में एनेक्सेशन पॉलिसी कहते हैं। तो इस पॉलिसी के कारण जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी स्टेट्स को जो था वो अपने राज्य में मिला लिया था, जिनमें सतारा था, नागपुर था और सबसे मेन झांसी था। आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई और जो उनके हस्बैंड थे गंगाधर राव, उनके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने दामोदर राव नाम के एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, जिसे अंग्रेज़ों ने उनका पुत्र मानने से मना कर दिया था। और जब रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनके राज्य को मिला लिया गया। तो एक तरफ से ये इनजस्टिस था, तो जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई ने ये स्लोगन दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और एंड तक वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो थी वो इस रिवॉल्ट में लड़ती रही थी और वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं, सहायक संधि हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट कोजेस चलते हैं, दैट इज़ आर्थिक कारण यानी कि इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या था कि बेटे इंग्लैंड में ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी। सबसे पहले वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही आई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि पहले सामान हाथों से बनता था, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले। लेकिन फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो सामान जो था वो मशीन से बनने लग गया और घरों की बजाय जो था वो इंडस्ट्रीज़ में बनने लग गया, फैक्ट्रीज़ में बनने लग गया। अब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि उसकी अपने देश में खपत कितनी होती, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन कम ही होती थी, तो कितने लोग ख़रीद लेते। तो अब उनके सामने ब्रिटेन के सामने प्रॉब्लम आ गई थी कि अगर उनका सामान नहीं बिकेगा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बर्बाद हो जाएगी, उसका आना फजूल हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसे देशों की खोज करनी शुरू कर दी जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी और उनका मशीनों से बना हुआ सामान जो था वो बिक सकता था और रॉ मटेरियल मिल सकता था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना बेटे सबसे पहले यूरोप कॉन्टिनेंट में आई थी, तो एशिया अफ्रीका में अभी नहीं आई थी। इसलिए ब्रिटेन ने ऐसे देशों की खोज करनी शुरू कर दी जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल भी मिल सके और उनका बना बनाया माल भी बिक सके। तो भारत उनके लिए एक बहुत बड़ी मंडी जो था वो सिद्ध हुआ। तो ये सामान जब इंग्लैंड से आता था ना तो वो मशीनों से बना होता था, सस्ता होता था, सुंदर होता था। और जब सामान भारत आता था तो उसके ऊपर कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी, तो जिसके कारण वो भारत में सस्ता ही बिकता था। और भारत में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो व्यापारी थे, वो जो सामान बनाते थे वो हाथों से बनता था, तो वो कॉस्टली होता था, क्योंकि हाथों से बना हुआ सामान तो बेटे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए वो महंगा हो जाता है। तो जिसके कारण भारतीय व्यापारी जो थे वो इंग्लैंड के सामान का मुकाबला ना कर सके।
तो इंग्लैंड की बनी हुई प्रोडक्ट्स जो थे वो यहाँ पर बिकने स्टार्ट हो गए। तो जिसके कारण जो था इनको काफ़ी जो था लॉस, भारतीय व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बंद होने लग गई। तो इससे जो था भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो ब्रिटिशर्स से बहुत नाराज़ थे और वो चाहते थे कि अंग्रेज़ हमारा देश छोड़कर चले जाएं। इसके अलावा बेटे जब भारत से सामान इंग्लैंड में जाता था ना तो उसके ऊपर इतनी एक्साइज ड्यूटी लगा देते थे कि वो महंगा हो जाता था और वो इंग्लैंड में भी नहीं बिक पाता था और अपने देश में भी नहीं बिक पाता था, क्योंकि इंग्लैंड से जो सामान आता था उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी, तो जिसके कारण वो सस्ता होता था। इस तरीके से इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बंद होने की कगार पर आ गए। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट भी, राजा भी जो थे वो अंग्रेज़ों से ये सब नाराज़ थे। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। ये इकोनॉमिक कॉजेज़ ही हम कर रहे थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। इसमें क्या था कि बेटे जो ईसाई पादरी थे वो यहाँ भारत के लोगों को लालच देकर यहाँ पर ज़बरदस्ती ईसाई बना रहे थे। इस वजह से भारतीय लोग जो थे वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। सेकेंडली वो यहाँ अंग्रेज़ों ने भारत में सती प्रथा जैसी बुरी प्रथाओं को एबॉलिश किया था। वैसे तो ये अच्छा काम उन्होंने किया था, लेकिन जो भारत में उस टाइम काफ़ी जो थे ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग थे, तो उन्हें अंग्रेज़ों का ये काम अच्छा नहीं लगा। इसी तरीके से उन्होंने चाइल्ड मैरिज को बंद कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। तो इससे जो रूढ़िवादी भारतीय थे, यानी जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के इंडियंस थे, उनको लगा कि अंग्रेज़ हमारी ट्रेडिशंस में, हमारे कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से भारतीय जो थे वो अंग्रेज़ों से नाराज़ होते चले गए। इसी तरीके से उन्होंने भारत में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें भी भारतीयों को अंग्रेज़ों की कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र नज़र आया। उनको लगा कि अंग्रेज़ हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं और अपना जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो हम पर थोप रहे हैं। तो जिसके कारण भारतीय जो थे वो अंग्रेज़ों से नाराज़ होते चले गए। इसके बाद हम देखते हैं सैन्य कारण, यानी मिलिट्री कॉजेज़। बेटे क्या था कि जब ब्रिटिशर शुरू में भारत में आए थे ना, तो उनके भारतीय सिपाहीज़ के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे। ये मैं बात कर रही हूँ 1820 की। इस टाइम भारतीय सिपाहीज़ और ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो आपस में रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो इंडियन सोल्जर्स के कल्चर में, उनके गेम्स में पार्टिसिपेट किया करते थे, उनके फेस्टिवल्स इंजॉय करते थे। इवन वो जो थे इंडियन लैंग्वेज भी जो थे वो सीख रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। उनके साथ रेसलिंग किया करते थे, गेम्स खेला करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1840 के दशक के बाद जो थे इनके रिलेशंस ख़राब होते चले गए। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स में एक सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी अपने आप को वो महान समझने लग गए और इंडियंस को वो इन्फीरियर समझने लग गए। तो जिसके कारण उन्होंने इंडियन सोल्जर्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। जब परेड होती थी ना इंडियन सोल्जर्स की सुबह, तो उनके साथ बहुत मिसबिहेव करते थे, उनको मारते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे, हबशी, सूअर ऐसे कहकर पुकारा करते थे। ठीक है, इसी तरीके से भारतीय जो सिपाहीज़ थे उनको ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरेटिवली बहुत कम सैलरी मिलती थी, अलाउंसेस नहीं मिलते थे। अब एक इंडियन सोल्जर को जो प्रमोशन मिलती थी वो ब्रिटिश सोल्जर्स की कंपैरेटिवली बहुत कम मिलती थी। ठीक है, उनको गाली गलौज दिया जाता था इंडियन सोल्जर्स को, उनके जो रिलीजन्स थे उनका मजाक उड़ाया जाता था।
तो वो इस चीज़ को कब तक जो थे वो टॉलरेट करते। तो इसलिए उन्होंने भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने का फ़ैसला ले लिया। इसके अलावा अदर कॉजेज़ भी हैं। अदर कॉजेज़ में क्या आता है कि अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे, उनके जो सक्सेसर थे नाना साहिब थे, उनकी पेंशन जो थी वो बंद कर दी थी। तो जिसके कारण नाना साहिब अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो वो इसका अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। इसी तरीके से झांसी की रानी का तो मैंने आपको बता ही दिया। सतारा और नागपुर जैसी जो रियासतें थी, उनको भी ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने जो था वो ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्सेशन कर लिया था। तो जिसके कारण ये सब इनसे भारतीय सिपाहीज़ भी इनसे बहुत नाराज़ थे। इस तरीके से बेटे हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों से सब नाराज़ थे, चाहे वो राजा थे, चाहे वो किसान थे, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स थे, चाहे वो आम लोग थे, सभी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। इसमें अब आगे हम देखते हैं कि क्या क्या र्यूमर्स और जो थी इनके टाइम में उड़ी थी। तो सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था इनफील्ड राइफ़ल्स के बारे में कि ब्रिटिशर्स ने न्यू राइफ़ल्स इंग्लैंड से मंगवाई थी, जिनको इनफील्ड राइफ़ल्स कहते हैं। और इन राइफ़ल्स में जो कॉर्टेजेस भरने होते थे वो मुंह से छिलने होते थे। तो उस टाइम एक र्यूमर फैल गई थी कि ये जो कॉटेजेस हैं इनके ऊपर जो ग्रीस है वो गाय और सूअर की चर्बी की लगी हुई है। अब ये र्यूमर कैसे फैली इसको समझो कि क्या हुआ था कि बैरकपुर में दमदम कलकत्ता में है, कैंट है, वहाँ पर क्या हुआ कि एक ब्राह्मण सिपाही को एक नीची जाति के व्यक्ति ने कहा कि मुझे पानी पिला दो अपने लोटे से। तो उसने जो था वो पिलाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा था कि लोटे को वो छुएगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तब उस व्यक्ति ने जो था उस ब्राह्मण से कहा था कि तुम्हारा धर्म तो वैसे ही नष्ट होने वाला है। तो उसने पूछा ऐसे क्यों? तो उसने बताया कि जो कॉटेजेस न्यू राइफ़ल्स आ रही हैं, जो कॉटेजेस इंट्रोड्यूस होंगे उन्हें तुम मुंह से छिलोगे। तो गाय जो थी वो हिंदूज़ के लिए पवित्र मानी जाती है, और जो सूअर है उससे मुस्लिम्स हेट करते हैं। तो इनको यही था कि इनका मांस हमारे मुंह में जाएगा और हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे इमीडिएट कॉज था ये इस रेवोल्यूशन का। तो और दूसरी र्यूमर क्या फैली थी? दूसरी र्यूमर ये फैली थी कि आटे में जो है, जो मार्केट में आटा आ रहा है, जो फ्लोर आ रहा है, उसमें जो है गाय और सूअर की हड्डियों के चूरमे मिले हुए हैं। और उन्हें ये र्यूमर फैल गई कि अंग्रेज़ जो है वो भारतीयों को किसी न किसी तरीके से क्रिश्चियंस बनाना चाह रहे हैं, उनका धर्म नष्ट करना चाह रहे हैं। तो ये र्यूमर ने भी आग का काम किया और भारतीय जो थे वो इस रिवोल्ट के साथ जुड़ते चले गए। इसके बाद क्या हुआ कि ये एक भविष्यवाणी जो थी वो फैली हुई थी। भविष्यवाणी क्या थी? भविष्यवाणी यह थी कि प्लासी की लड़ाई के बाद 100 साल के अंदर अंदर ब्रिटिश एम्पायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और 1857 की रिवोल्ट में 100 इयर्स पूरे हो जाने थे। तो इस वजह से जो थे भारतीयों का जोश जो था वो बढ़ रहा था, और उन्होंने इसके लिए जो थे 1857 के रिवोल्ट के लिए वो तैयार होते चले गए। इसी तरीके से सामूहिक रसोई होती थी कि अंग्रेज़ों ने एक ग्रुप किचन जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी। यहाँ पर सैनिक जो थे वो अपना खाना बना सकते थे, और जो थे एक ही रसोई में बना सकते थे। तो उस टाइम भारत में जो कास्टिज़म बहुत ज़्यादा था, तो इससे ये लग रहा था कि जो हिंदूज़ है और जो मुसलमान हैं, इनको ये ज़बरदस्ती क्रिश्चियन जो है वो बना रहे हैं। तो इस वजह से भी भारतीय सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स से नाराज़ होते चले गए। A collective kitchen was arranged by the British. The food of all the soldiers
was prepared in the same kitchen, but due to the casteism in India, many people were angry with it. ठीक है, तो ये बेटे आपने टॉपिक करके आना है. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कल पूछ लेना. थैंक यू बेटा.